नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल को भी विभाग बांटे जा चुके हैं और अब गठन के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार ने 25 नवंबर की सुबह बैठक बुलाई है, कैबिनेट की बैठक। आपको बता दें कि जो मंत्रियों को इस बार विभाग दिए गए हैं वो बहुत ही सोच और मंथन के साथ उसके बाद ये दिया गया है। ऐसे में ये मीटिंग भी बहुत खास हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मीटिंग क्यों जरूरी है, इसमें क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, इन सब को जरा विस्तार से जानते हैं। मंत्रिमंडल को बांटे जा चुके विभाग। 25 नवंबर को नीतीश के कैबिनेट की पहली बैठक। बिहार की राजनीति हमेशा से देश के खास राज्यों की राजनीति से अलग मानी जाती है। यहाँ सत्ता परिवर्तन का हर अध्याय सिर्फ राजनीतिक बदलाव ही नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण और प्रशासनिक दिशा के बदलने का संकेत देता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ और सत्ता की बागडोर फिर एक अनुभवी नेतृत्व के हाथों में आई है। इससे जनता की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चुनावी दौर में जनता के सामने कई बड़े वादे और महत्वाकांक्षी योजनाएं रखी गई थी। ऐसे में सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का महत्व असाधारण रूप से बढ़ गया है। 25 नवंबर को सुबह 11 बजे प्रस्तावित ये बैठक बिहार की नई सरकार की दिशा, गति और प्राथमिकताएं तय करेगी। ये बैठक सिर्फ एक सरकारी प्रतिक्रिया नहीं बल्कि नए शासन का पहला ठोस कदम है। हर बार जब कोई सरकार बनती है उसकी पहली कैबिनेट बैठक को जनता की ओर से बहुत ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि इससे अंदाजा लगाया जाता है कि नई सरकार किस बात को सबसे अधिक अहमियत देने जा रही है। और इस बार तो स्थिति और भी ज्यादा अलग है। राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं, विभागों का बंटवारा भी बदला हुआ है और जनता की उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में ये बैठक और भी ज्यादा खास हो जाती है। इस पूरी चर्चा में सबसे खास बात यह है विभागों का नया बंटवारा। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ये बहुत कम हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग ना हो, और नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री है तब से गृह विभाग उनके पास ही रहा है। और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि गृह विभाग कहीं ना कहीं नीतीश के पास ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गृह विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे दिया गया, जो नए सत्ता संतुलन का बहुत साफ संकेत है। इसका मतलब ये भी है कि सरकार सहयोगी को बराबरी का महत्व देना चाहती है। मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, चुनाव निगरानी और मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभाग है। ये विभाग राज्य के प्रशासनिक ढांचे का आधार है। इनके जरिए नीतियां बनती हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन पर नजर रखी जाती है और सरकारी व्यवस्था को दिशा भी कहीं ना कहीं दी जाती है। इससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री ने खुद को नीति निर्माण और प्रशासनिक नियंत्रण की धुरी पर केंद्रित रखा है। आपको बता दें कि असल में पहली कैबिनेट में सबसे पहला प्रस्ताव विधानसभा सत्र बुलाने का होगा। सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन संसदीय प्रक्रियाओं को पूरा करना अभी आवश्यक है। इसके साथ ही जिलों में छुट्टियां रद्द करना और अधिकारियों को चौकन्ना रहने के निर्देश देना इस बात का संकेत है कि सरकार शुरुआत से ही सक्रियता दिखाना चाहती है। बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य में प्रशासनिक मशीनरी को तेजी से सक्रिय करना एक चुनौतीपूर्ण काम है और पहली कैबिनेट इस सक्रियता की शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही है। चुनाव में सबसे चर्चित रहा संकल्प पत्र। अब बात करते हैं उस संकल्प पत्र की जिसने चुनावी माहौल में काफी चर्चा बटोरी। चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए गए उनमें सबसे प्रमुख थे रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, गरीबों के लिए पंचामृत योजना और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। बिहार में रोजगार का मुद्दा दशक से बढ़ा रहा है। बड़ी संख्या में युवा राज्य से बाहर काम करने जाते हैं, इसलिए चुनाव में नौकरी देने के वादे ने भारी प्रभाव डाला था। नई सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा भी इसी वादे से शुरू होगी। ये उम्मीद की जा रही है कि पहली कैबिनेट में भी सरकार रोजगार से जुड़ी प्रतिक्रियाओं से शुरू करने का बड़ा फैसला ले सकती है, चाहे वो विभाग से खाली पदों की सूची मंगवाना हो या भर्ती परीक्षा के लिए एजेंसी को निर्देश देना। कुछ ठोस कदम उठाने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही ये संभावना भी है कि सरकार नए उद्योगों और कौशल विकास योजनाओं को गति देने के लिए शुरुआती नीतियां लेकर आएंगी। महिलाएं इस बार चुनाव में निर्णायक मतदाता बनी हैं। उनके लिए योजनाओं का दायरा बढ़ाने का वादा किया गया था। कई महिलाओं को सरकारी योजनाओं की राशि
समय पर नहीं मिलती, फाइलें लंबी प्रक्रिया में फंसी रहती हैं। इसलिए कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ सकता है कि महिलाओं की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा। साथ ही उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट और आर्थिक सहयोग की नई योजनाएं जल्द लागू करने का भी निर्णय लेना जा सकता है। बिहार की सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका लगातार बदल रही है और सरकार इस मौके को उनके पक्ष में मजबूती से देखना चाहती है और इसकी कोशिश में लगी हुई है, ऐसा संभावना है। अब बात करते हैं किसानों की। तो राज्य की अर्थव्यवस्था खास करके कृषि पर आधारित है। एमएसपी की गारंटी चुनावी घोषणाओं में सबसे बड़े मुद्दों में से एक थी। हर बार एमएसपी को लेकर किसान परेशान रहते हैं और खरीद केंद्रों की व्यवस्था अक्सर कमजोर होती है। इसलिए पहली कैबिनेट में एमएसपी पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। ये समिति न केवल एमएसपी लागू करने की प्रक्रिया तय करेगी, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भी सुझाव दे सकती है। इसके अलावा सिंचाई के साधन बढ़ाना, उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके फसल बीमा में सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार में हर साल बाढ़ और सुखाड़ की मार भी चिंता का बड़ा विषय रहती है। इस चुनौती को देखते हुए आपदा प्रबंधन और राहत प्रणाली को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की। बिहार ने पिछले सालों में सड़क, पुल और भवन निर्माण में काफी सुधार देखा है, लेकिन अब भी बहुत कुछ नहीं किया गया है, जिसको अब करना बाकी है। चुनावी वादों में मेट्रो परियोजना, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट में सरकार इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है। खासकर बड़े शहरों में ट्रैफिक और आवागमन की समस्या से निपटने के लिए शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना भी संभव है। गया और दरभंगा में मेट्रो परियोजना का उल्लेख चुनाव में किया गया था और ये परियोजना बिहार के शहरी विकास को नई दिशा दे सकती है। हालांकि मेट्रो परियोजना महंगी और लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन प्रारंभिक डीपीआर, फंडिंग मॉडल और सर्वे की मंजूरी पहली कैबिनेट में संभव है। इसी तरह ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें हर मौसम में चालू रखने लायक बनाने पर भी फोकस हो सकता है। गरीबों के लिए पंचामृत योजना को भी कैबिनेट की प्राथमिकता में माना जा रहा है। इस योजना में 5 बड़े लाभ शामिल हैं: मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्का मकान, बिजली और पेंशन। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ना रहें, बल्कि तेजी से जमीन पर लागू हो। इस दिशा में लाभार्थियों की पहचान, बजट आवंटन और वितरण प्रणाली की समीक्षा के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। अब इस पूरी चर्चा में एक राजनीतिक पहलू भी है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन का महत्व हमेशा रहा है। नई सरकार का गठन भी गठबंधन के जरिए हुआ, इसलिए इस पहली कैबिनेट बैठक में ये भी देखा जाएगा कि सहयोगी दलों की मांगों और प्राथमिकताओं को कैसे शामिल किया जाता है। यदि फैसलों में सभी दलों की सहमति दिखती है तो इससे सरकार का अंदरूनी तालमेल मजबूत होने का भी संकेत मिलेगा। लेकिन यदि कोई बड़ा विवाद या असहमति सामने आती है तो ये आने वाले समय की चुनौतियों को भी उजागर कर देगा। जनता का विश्वास जीतना हर सरकार की पहली चुनौती होती है। चुनाव के दौरान लोग वादों को सुनते हैं, लेकिन उनका असली प्रभाव तभी महसूस होता है जब वो वादे पूरे होते हैं। बिहार के लोगों को ये उम्मीद है कि नई सरकार तेजी से काम करेगी, क्योंकि राज्य की परिस्थितियां ऐसी है कि देरी का सीधा नुकसान जनता को होता है। चाहे वो रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा और विकास की, किसानों की समस्याओं की या बुनियादी सुविधाओं की, हर मुद्दा तत्काल समाधान मांगता है। और ठीक इसी वजह से पहले कैबिनेट बैठक का महत्व भी और ज्यादा बढ़ जाता है। ये बैठक आने वाले दिनों की राजनीति और प्रशासनिक गति का संकेत देगी। अगर फैसले ठोस और प्रभावी हुए तो ये सरकार के कामकाज की एक मजबूत शुरुआत होगी। अगर फैसले सामान्य और औपचारिक प्रकार के हुए तो लोग इससे निराश भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 25 नवंबर की कैबिनेट सिर्फ सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नई सरकार की नीयत, नीति और दिशा का पहला सार्वजनिक दस्तावेज होगी। बिहार की राजनीति और जनता की आकांक्षाएं और राज्य की चुनौतियां, सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके सपनों का बिहार बनाने की दिशा में पहला कदम कितना बड़ा और कितना दूरगामी होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।